अपराध का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है और कानून व्यवस्था लगातार नीचे आती हुई दिखाई दे रही है। यूपी की योगी सरकार प्रदेश में राम राज्य लाने की बात करती है, लेकिन जिस तरह प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामलों में बढ़ोतरी हो रही है और सेवा, सहयोग और सुरक्षा का दावा करने वाली पुलिस भी उनकी सुरक्षा करने, उन्हें न्याय दिलाने में नाकाम साबित हो रही है, उससे तो यही लगता है कि प्रदेश में महिला सुरक्षा राम भरोसे ही है। एक बार फिर प्रदेश की कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है, क्योंकि जो दो घटनाएं आज सामने आई हैं, उन्होंने फिर से पुलिस के इकबाल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। लखनऊ में एक बार फिर धुंधली पड़ती इंसाफ की उम्मीद से परेशान होकर एक महिला ने विधान भवन के सामने आत्मदाह कर लिया। बताया जा रहा है कि महिला खराब वैवाहिक संबंध और दहेज उत्पीड़न से गुजर रही थी और महाराजगंज थाने में उसने पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इंसाफ के लिए वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना चाहती थी, लेकिन मुलाकात न होने से निराश होकर महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया। महिला करीब 90% तक झुलस चुकी है और उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं यूपी के गोंडा में पुलिस से बेखौफ अपराधियों ने 3 बहनों पर तेजाब से हमला कर दिया। इन दोनों ही मामलों में पुलिस का इकबाल सवालों के घेरे में है। महिला के आत्मदाह मामले में जहां पुलिस से टूटी इंसाफ की उम्मीद घटना के होने की तरफ इशारा करती है, तो दूसरे मामले में खाकी के खौफ से अपराधी बेखौफ नजर आते हैं। तो आज सवाल एक बार फिर से हम पूछेंगे, यूपी की कानून व्यवस्था आखिर किसके भरोसे है? महिला सुरक्षा आखिर किसके जिम्मे है? कौन जिम्मेदारी लेगा यहाँ पर सुरक्षा की और सेवा की? चलिए सवालों पर नजर डाल लेते हैं, उसके बाद करते हैं चर्चा की शुरुआत। यूपी में महिला सुरक्षा पर सवाल, कानून व्यवस्था क्या है बेहाल? अपराध हो रहा बेलगाम, पुलिस प्रशासन क्यों नाकाम? क्या सुर्खियों के लिए होते हैं सरकार की सुरक्षा के दावे? अपराधियों के सामने पुलिस पस्त क्यों? तो कार्यक्रम में आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप भी अपनी कोई राय, सुझाव यहां पर देना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं इस पर, तो आप हमारे साथ दिखाए गए नंबर्स के जरिए जुड़ सकते हैं। नंबर हम आपको दिखाते रहेंगे कार्यक्रम के दौरान भी, और उस वक्त जो जिम्मेदार हमारे साथ जुड़े हैं उनसे करा देते हैं आपका तारुफ और पूछते हैं उनसे सीधा सवाल कि आखिर यूपी में कानून व्यवस्था किसके भरोसे है। हमारे साथ बीजेपी के नेता शिव नारायण शर्मा जुड़ चुके हैं और सपा के नेता कृतिनिधि पांडे जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। सबसे पहले बीजेपी के नेता जो हमारे साथ जुड़े हैं, शिव नारायण शर्मा। शिव नारायण जी, कब तक ये सब चलता रहेगा? आखिर क्यों इंसाफ की जो आस है वो धुंधली पड़ती जा रही है? क्या कानून व्यवस्था जो है पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है यूपी में? क्या अब महिलाओं को आत्मदाह का सहारा लेना पड़ता है अपनी बात सीएम तक पहुंचाने के लिए या पुलिस तक पहुंचाने के लिए? जी मैम, कायदा जी, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया। एक लखनऊ में आज एक महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया। दहेज से संबंधित मामला था। ससुराल पक्ष ने दहेज मांगा होगा, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। निश्चित ही इस संबंध में जो भी दोषी अधिकारी कर्मचारी होंगे, निश्चित ही उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई करेगी। रहा सवाल उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का, मैं कह सकता हूं कि इससे बढ़िया कानून व्यवस्था पिछली किसी भी सरकार में नहीं रही। योगी जी की सरकार में। शिव नारायण जी, अभी भी आप ऐसा कह रहे हैं कि इससे बढ़िया कानून नहीं, व्यवस्था ये घटना कभी नहीं वास्तव में अफसोसजनक है। ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। नहीं, इस तरह की और भी पहले की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। आपको अमेठी वाला कांड भी याद होगा, जब 2 महिलाओं ने, माँ बेटी ने आत्मदाह कर लिया था लोक भवन के बाहर। वहां भी पुलिस की निष्क्रियता सामने आई थी, आरोप लगे थे कि पुलिस अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे। संबंधित जो भी दोषी कर्मचारी अधिकारी थे उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने तत्काल कार्रवाई की थी। घटनाएं ये बहुत ही अफसोसजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और निश्चित ही मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रभावी कार्रवाई करेगी। जिस स्तर पर ये चूक हुई है उनको सजा मिलेगी। क्या सिर्फ इतना भर से ही कि जो दोषी हैं या जो यहाँ पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं उन पर कार्रवाई हो जाएगी और सरकार यहाँ पर एक्शन लेगी? लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह की घटनाएं एक के बाद एक क्यों आ रही हैं? क्यों बार बार पुलिस पर ही ये सवाल उठ जाता है कि पुलिस वक्त रहते काम नहीं करती है, जिसकी वजह से या तो जो पीड़ित होता है वो खुद को ही खत्म करने का प्रयास करता है, दूसरी तरफ जो अपराधी है उनके दिलों से भी पुलिस का खौफ निकलता जा रहा है। गोंडा की घटना भी आपने देखी।
3 दलित बहनों पर जिस तरीके से एसिड अटैक हुआ? नहीं, ये बिल्कुल सही है मैडम आपकी बात। अभी आपने एक हाथरस का प्रकरण भी सुना होगा, ये भी अखबारों की बहुत अच्छी सुर्खी बनी थी और शायद मैं जितना समझता हूँ आज पूरा देश जान गया है तो उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने के लिए पीएफआई के द्वारा विपक्षी दल के नेताओं ने साठगांठ करके पूरे देश को दंगे में जातीय दंगे में डालने के लिए तो ठीक है, ये सबसे पहले बात दंगों की बात सीएम ने कही। एक बार मैडम, हमेशा सरकार से सीबीआई की जांच विपक्षी दल और पीड़ित पक्ष करता था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है तो उत्तर प्रदेश में शिव नारायण जी, पहली बार ऐसा हुआ कि हाथरस कांड में सरकार में बैठे लोगों ने ही जो पीड़ित पक्ष है उसके भी नार्को टेस्ट की बात कर दी, जबकि ये पूरी तरीके से असंवैधानिक बात थी। यहाँ पर पूरी तरीके से गलत था ये कहना कि जो पीड़ित पक्ष है उसका भी नार्को टेस्ट करवा लिया जाए। नार्को टेस्ट तो दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। नार्को टेस्ट सर, अभी तक जो आरोपी पक्ष होता है ना उसी के बारे में ये बात होती रही है। आप तो पीड़ित पक्ष के लिए भी ये बात कर रहे थे, आपने तो उसी के यहाँ पर विश्वसनीयता को कटघरे में लाके खड़ा कर दिया। नहीं, अगर आपको सच्चाई सामने लानी है तो पक्ष विपक्ष दोनों का ही नार्को टेस्ट होना चाहिए। और अगर हम इससे पहले इस तरह के कितने मामलों में दोनों ही पक्षों का ये बता दीजिए मुझे कि ये इस तरह के नार्को टेस्ट हुआ या बात की गई कि नार्को टेस्ट करा लो, जो आरोप लगा रहे हैं उनका भी, जो आरोपी है उनका करना या नार्को टेस्ट का निर्णय करना कहाँ असंगत है? नार्को टेस्ट तो सर, सुप्रीम कोर्ट खुद इस प्रक्रिया को असंवैधानिक बता चुका है। नार्को टेस्ट जैसे टेस्ट को सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है कि ये गलत है और किसी भी मामले की तह तक या उसकी सच्चाई पता करने के लिए पूरी तरह विश्वसनीय नहीं है। यहाँ पर इसके जो नतीजे आते हैं उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। एक्सपर्ट भी इस मामले में अपनी बात कह चुके हैं। चलिए हम विषय पर रहते हैं सर। यहाँ पर कानून व्यवस्था और सरकार की जिम्मेदारी कर्तव्य दोनों पर ही सवाल उठ रहे हैं। ये जो आज 2 घटनाएं सामने आई हैं इस पर हम बात करेंगे। कुछ दर्शक जुड़ चुके हैं, पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं और एक कैथल से हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं। डॉक्टर श्याम साहनी कैथल से हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। साहनी जी, रखिए अपनी बात। हाँ जी मैडम जी, हेलो मैडम जी साहनी जी। हाँ मैडम जी, मैं पता क्या कहना चाहता हूँ जी कि यूपी में एक जंगल राज हो गया। एक शिव नारायण शर्मा जी नेता बीजेपी के कितनी बेशर्मी से कह रहे हैं कि हमने घटनाओं पर पूरा अंकुश लगा दिया है या लगाने वाले हैं। गोंडा में अभी 3 बहनों के ऊपर तेजाब फेंका गया। उससे पहले यूपी में हाथरस में घटना हुई, शर्मनाक घटना हुई। और इससे ऊपर क्या हो सकता है? ये ऐसे आदमी हैं बीजेपी वाले, जब से इन्होंने सत्ता संभाली है यूपी में इन्होंने नाश कर दिया। वैसे तो पूरे देश का नाश कर दिया। वैसे इन्होंने ये देखो, शिव नारायण शर्मा कैसे पता नहीं बेहूदे सवालों का जवाब दे रहे हैं, भाई हमने पूरा अंकुश लगा दिया, जबकि दिन प्रतिदिन गरीबों पे दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं। और इन्होंने तो, मैं कह रहा कि इन्होंने तो एक मंत्री बीजेपी का अब लिया है, वो बिल्कुल खतरनाक और गुंडा मवाली था, उसको अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। जब ऐसे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे तो लोग कैसा कैसा घिनौना काम करेंगे, ये देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम साहनी जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और एक और दर्शक पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है सर आपका। नाम बताएं और जल्दी अपनी बात रखें। हेलो जी। हाँ जी, ये जो बोल रहे हैं नेताजी, ये सब अपना बकवास बोल रहे हैं। कोई ठीक से तो है, कोई कानून व्यवस्था कर नहीं रहे। ये सिर्फ अपनी वोटिंग के लिए बोल रहे हैं। चलिए। हेलो जी हम सुन पा रहे हैं। सोम सिंह जी बोल रहे हैं, बेटियां सब इससे कितनी है, कोई सब मजबूत ने। बहुत बहुत शुक्रिया सोम सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी शिव नारायण शर्मा जी, क्या कहेंगे अब आप? कानून व्यवस्था किस तरीके से यहाँ पर ध्वस्त होती जा रही है, पुलिस कैसे काम कर रही है, कितना अपराध बढ़ गया है? आपने खुद सुन लिया यहाँ पर दर्शकों की जुबानी। हमने यहाँ पर जो कहा उससे कहीं ज्यादा जो दर्शक हैं उन्होंने यहाँ पर आपको बता दिया होगा। वोटों के लिए कर रहे हैं, वोटों के लिए तो ये प्रदेश को आग में झोंकना चाहते हैं। वोटों के लिए तो ये प्रदेश में जाति दंगा कराना चाहते हैं। हाथरस कांड में अच्छे अच्छे नेताओं के नाम बहुत जल्दी सीबीआई खोलने वाली है और काफी हद तक
वो लोग बिल्कुल पर्दे के पीछे चले गए जो लंबी लंबी सर, चौड़ी आप बातें करते हाथरस थे। कांड में कह रहे हैं कि बड़े बड़े नेताओं के नाम खोलने वाली है। विकास दुबे केस में याद है आपको कितने बड़े बड़े नेताओं से लिंक सामने आ रहे थे विकास दुबे के, लेकिन क्या हुआ? उस अपराधी अरे को यहाँ पर इससे बड़ा निर्णय संरक्षण और देने क्या के हो बजाय सकता है किस मैडम? तरीके से एनकाउंटर इससे हुआ बड़ा उसका, विकास दुबे के और बारे वो में क्या नाम निर्णय कहाँ हो चले सकता गए है? वो कोई नहीं उत्तर कह प्रदेश सकता। सरकार का आज वो एक नाम संगठन कहाँ था। गुम हो गए, वो कौन सफेद पोष थे जो आराम से बचकर निकल गए? इस नहीं, यहाँ पर कोई- पूरी कोई काली नहीं गाथा कोई के नहीं सामने बचेगा, कोई आज भी वो सब अपराधी एक नहीं मिस्ट्री बचेगा, बनकर रह गया है। विकास दुबे का कोई भी दल ऐसा नहीं रहा जिससे संबंध नहीं रहा। अगर कोई एक आरोप लगा दे कि भाजपा से संबंध है, भाजपा से कोई उसका संबंध नहीं रहा कभी भी, और उसको चलिए। अगर भाजपा से संबंध होते तो ये सजा नहीं मिलती। उत्तर प्रदेश सरकार का स्पष्ट निर्णय है, या तो बदमाश प्रदेश छोड़ जाएगा या ऊपर चला जाएगा। लेकिन कोई नहीं कानून बचने कहाँ वाला। दिख रहा है फिर? अगर यहाँ पर इसी तरीके से चाहे सरकार जो है वो दबंग होकर काम करे या जो दबंग हैं वो यहाँ पर इस तरीके से काम करे, ठेंगा तो दोनों ही दिखा रहे हैं ना यहाँ पर कानून मैडम, को। दबंग सरकार नहीं- अगर कानून की प्रक्रिया से यहाँ पर चले तो यहाँ पर चीजें बेहतर होती दिखाई दे सकती हैं, लेकिन अपराधियों ने भी ठान लिया है कि वो ना सरकार की सुनने वाले हैं, सरकार भी उसी तरह से पेश आ रही है। चलिए बात करेंगे इस पे, कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं। प्रमोद हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका प्रमोद, रखिए अपनी बात। नमस्कार मैम जी। जी नमस्ते। मैडम जी, मैं पूछना चाहता हूँ, जो नार्को टेस्ट की बात करते हैं ये कि दो पीड़ित परिवार का नार्को टेस्ट होना चाहिए, ये जो गवर्नमेंट में बैठे हैं जो अपराधियों की मदद कर रहे हैं या पुलिस अफसर जो मिले हुए हैं, इनका क्यों नहीं नार्को टेस्ट होना चाहिए? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सुरेश कुमार एक और दर्शक जुड़े हैं। सुरेश जी स्वागत है आपका, बताएं कहां से बात कर रहे हैं, रखिए अपनी बात। चलिए, हमारा संपर्क लगता है टूट गया है। जी कृतनिधि पांडे जी, अभी तक आपने भी तमाम दर्शकों की बात को यहाँ पर सुना और जो बीजेपी के नेता जी यहाँ पर कह रहे हैं वो भी आपने सुना, क्या कहेंगे आप इस सब पर? महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है और इसके एक नहीं कई उदाहरण हैं। आज तो महाराजगंज की घटना आई सामने। अगर महाराजगंज जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के लोग उस महिला की आवाज को सुन लिए होते, उसकी पीड़ा को सुन लिए होते, तो आज उसको लखनऊ विधान भवन के सामने आत्मदाह करने की कोशिश नहीं की। यही हाल अमेठी की उस महिला का रहा जो माँ बेटी गई थी आत्मदाह करने। गोंडा के अंदर 3 दलित बेटियों के ऊपर एसिड फेंक दिया गया। और जिस हाथरस की घटना बड़े गर्व के साथ शिवनारायण शर्मा जी कर रहे हैं कि हाथरस की घटना में सरकार ने ये काम कर दिया, वो काम कर दिया। आज माननीय उच्च न्यायालय की टिप्पणी का इनको संज्ञान लेना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय ने जिस तरीके से अधिकारियों को फटकार लगाई है, सरकार को सचेत किया कि महिला सुरक्षा के लिए कानून बनाए, जिस तरीके से माननीय उच्च न्यायालय ने डीएम के टिप्पणी को विरोधाभास बताया, ये बहुत चिंताजनक। सरकार से हम लोगों ने बार बार सवाल किया कि पीड़ित परिवार को सुरक्षा दिया जाए, लेकिन सुरक्षा नहीं मिला। आज माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि पीड़ित परिवार को कड़ी सुरक्षा हाथरस के अंदर दिया जाए और वो सुरक्षा मिला। एसआईटी जांच कर रही थी, एसआईटी के जांच के कार्यकाल को आगे बढ़ाया गया, जबकि सीबीआई के कार्यकाल को 10 दिनों तक डिले किया गया। क्यों किया गया डिले? इसलिए कि एसआईटी सबूतों को इधर उधर कर ले और अपराधियों को बचाया जा सके। ये एक पीड़ित परिवार के नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कुलदीप सिंह सेंगर का नार्को टेस्ट इन्होंने क्यों नहीं कराया? चिन्मयानंद जी महाराज का नार्को टेस्ट क्यों नहीं कराया इन्होंने? ये चिन्मयानंद महाराज जी के ऊपर से मुकदमा वापस लेने चाहते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान न चलिए जी बिल्कुल, इस पर हम बात करेंगे। कृतनिधि पांडे जी, सवाल यहाँ पर कई हैं, कुछ और सवाल यहाँ पर दर्शकों की तरफ से भी आ रहे हैं, दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, इस पर बात करेंगे। कृतनिधि जी, जी कृतनिधि जी इस पर बात करेंगे। कुछ दर्शक जुड़ चुके होने, ले लेते हैं। पहले अंबाला से विकेश कुमार जुड़े हैं और करीम खान जुड़े हैं मध्य प्रदेश से। विकेश जी स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। जी मैम, नमस्कार मैम। जी नमस्ते। विकेश जी अपनी टीवी की आवाज को कम कर दें और जल्दी अपनी बात रखें। हाँ जी मैम, नमस्कार। जी नमस्ते मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस दिन से बीजेपी सरकार आई है, हेलो जी जी हम सुन रहे हैं मैम, जिस दिन से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इनका बिल्कुल फेल है और ये
जब भी टीवी पे आते हैं तो अपनी बात रखने के लिए, दूसरे की बात को दबाने के लिए बड़े जोर जोर से बोलने लगते हैं। ये कभी भी बेटी की रक्षा के लिए इन्होंने कभी कोई सच्चाई की बात नहीं की है मैम। और ये बीजेपी वाले, मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि भी ये कभी किसी का पक्ष रखेंगे बेटी का। ये इतने बेशरम लोग हैं और जोर जोर से बोलने लगते हैं। कभी भी इनसे पुलिस नहीं डरती है, पुलिस इनसे ऊपर होकर काम करती है और बाद में जो क्राइम करने वाला बंदा होता है उसको ये बचाने के पक्ष में लग जाते हैं सारे के सारे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकेश कुमार जी। करीम जी जुड़े हैं मध्य प्रदेश से, स्वागत है आपका। करीम जी, रखें अपनी बात। मैं बोल रहा था कि ये जो नेताजी बैठे हैं, अब ये चतुरता से इस बात का जवाब दे देंगे। अगर ये निलंबन की कार्रवाई को खत्म करके बर्खास्त की कार्रवाई करे प्रशासन के साथ, और एक से एक सच्चे और देशभक्त पड़े हुए हैं जो उनकी जगह काम कर सकते हैं, तो ये यूपी के हालात सुधर सकते हैं। इनसे कहो कभी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में आके देखें। हमारे यहाँ अपराध नहीं है। अपराध इसलिए नहीं है कि हमारे यहाँ नेता भ्रष्ट नहीं है। जब नेता भ्रष्ट होता है तो अपराध की सीमा बढ़ जाती है, अधिकारी भ्रष्ट हो जाता है और लोगों के ऊपर अत्याचार होने लगते हैं। कम से कम नेता भ्रष्ट नहीं हो तो वो ठीक हो सकता है। कभी बैतूल जिले में आके देखो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करीम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी शिव नारायण शर्मा जी। अभी मेरे भाई ने बड़ा अच्छा कहा, मध्य प्रदेश में भी तो हमारी ही सरकार है भाजपा की। वहाँ की कानून व्यवस्था की आप तारीफ कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की आलोचना कर रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में पहला राज्य है। दिया और कहा कि इसलिए यहाँ पर अपराध नहीं कि नेता भ्रष्ट नहीं, लेकिन अगर यूपी में अपराध बढ़ा है तो क्या सवाल यहाँ भी उठ गया ना कि क्या फिर नेता जो बैठे हैं सत्ता में क्या वो भ्रष्ट हैं, इसीलिए इतना ज्यादा अपराध का ग्राफ ऊपर जा रहा है। किसी भी नेता पर जो सत्तारूढ़ दल से संबंधित है उस पर किसी पे भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार और देश में मोदी जी की सरकार। क्यों करप्ट है, क्यों पुलिस प्रशासन से जो पीड़ित है उसका विश्वास उठता जा रहा है? मैंने आपको कई यहाँ घटनाएं गिनवा दी, चाहे उन्नाव की घटना हो जहां पर कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में पीड़िता ने आत्मदाह का प्रयास किया था, वो भी विधान भवन के सामने था, चाहे अमेठी की घटना हो जहां पर मां बेटी ने आत्मदाह का प्रयास किया था, वहां भी पुलिस की कार्रवाई ना करने से परेशान थे पीड़ित, और चाहे आज की घटना आप ले लें जहां पर लखनऊ में लोक भवन के सामने पीड़िता ने आत्मदाह का प्रयास किया, पुलिस सुनवाई नहीं कर रही थी, सीएम से मिलना चाहती थी पीड़ित। तीनों मामले आप देख लें, सीएम से ही मुलाकात करना चाहते थे। आखिर क्यों सीएम से क्यों मुलाकात करना चाहते हैं सीधे पीड़ित? पुलिस प्रशासन से अपनी बात क्यों नहीं कह पाते? अगर कह सकते हैं तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? मैडम, इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है? सेंगर भी जेल गए और चिन्मयानंद जी भी जेल गए, किसी को सरकार ने क्या बताया? कुलदीप सिंह सेंगर कितने वक्त बाद जेल गए? पीड़ित के परिवार के कितने सदस्य यहाँ पर खत्म हो गए, आपने खुद देखा होगा। नहीं, ये कृतिनिधि जी, चलिए कृतिनिधि जी, खिलाफ आए सभी के खिलाफ कार्रवाई की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली सरकार है, इसने कभी अपने कार्यकर्ता को नहीं बचाया। हमारा कार्यकर्ता दोषी है तो वो भी जेल गया है। जो मुकदमा वापस लेना चाहती है रेपिस्टों पर से। नहीं, ये तो आपका स्वयं का ख्वाब है जो आप करते रहे। पांडे जी, ये आपकी सरकार करती नहीं है। आपकी सरकार ने कभी अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, आपकी सरकार ने कभी मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है जिसने अतीक अहमद जैसे माफिया, मुख्तार अंसारी जैसे माफिया भ्रष्टाचार है। कोरोना काल को अपने अवसर में बदल दिया। केंद्र में घोटाला, ऑक्सीमीटर की खरीद में घोटाला। उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में 1800 के ऑक्सीमीटर 5000 6000 में खरीदे गए, 1000 के ऑक्सीमीटर 3000 4000 में खरीदे गए और सरकार आपकी जवाब नहीं दे पा रही है। कोरोना काल में आप लोगों ने आपदा के अवसर में बदला, आपकी सरकार में लूट हुई। महोबा के अंदर आपके अधिकारियों कप्तान रंगदारियों सुन रहे हैं। चलिए बात करेंगे आपसे, दोनों से हम बात करेंगे, इस पर चर्चा हम जारी कर ही रहे हैं, लेकिन और कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं अपनी बात रखने के लिए। राधेश्याम बहादुरगढ़ से जुड़े हैं और कुलदीप यमुनानगर से जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका राधेश्याम जी, रखें अपनी बात। हेलो जी राधेश्याम जी। नमस्कार जी नमस्ते। मैडम, मैंने 2 दिन पहले भी एक रिक्वेस्ट रखी थी
कि मैं 30 साल एक छोटी एक कंपनी में काम कर रहा है जी। जी। तो उसकी एवज में मेरे को 19 मिलते हैं पेंशन के। और जो हरियाणा गवर्नमेंट ने जापा समान भत्ता दे के लोगों देते हैं, वो उसको पेंशन मान के मेरे को नहीं दे रही। तो इसका क्या इलाज करें? मैं आपके माध्यम से चलिए हम बिल्कुल राधे श्याम जी, जब यहाँ पर हम बात हरियाणा से जुड़े मुद्दे की करेंगे और जब हमारे साथ जिम्मेदार जुड़ेंगे तब आपकी बात हम जरूर उस कार्यक्रम में उठाएंगे। लेकिन आज हमने यूपी में जो कानून व्यवस्था है उस मुद्दे को आज हमने चर्चा का विषय बनाया हुआ है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कुलदीप यमुनानगर से जुड़े हैं, स्वागत है आपका। कुलदीप, रखें अपनी बात। नमस्कार मैडम जी। जी मैडम जी, मेरा कहना है भी यूपी में क्या बच्चियों के साथ कहीं भी अपराध हुआ तो गलत है, ऐसा होना चाहिए। उसके ऊपर फिर इनकी राजनीति चला, जो राजनेता हमारे ने, ये भी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबकी, गरीब हो अमीर हो, सबकी इज्जत एक जैसी है, एक ही नजर से देखनी चाहिए। पर ये नेता जो है ना, उसकी इज्जत उससे भी ज्यादा ताराबाद में। तो दूसरी बात मैडम जी मेरी एक है, मैं आपसे रोज सवाल कर रहा, जी ने सरकार के आदमी बैठे भाजपा के, इनसे जरूर पूछा हमारी जीडी की पेमेंट कदने होगी। ये सवाल मेरा रोज आपका भी हरियाणा से जुड़ा हुआ सवाल है, लेकिन आज मैडम जी जो बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हैं वो हरियाणा से ताल्लुक नहीं रखते हैं, वो यूपी से जो है उनका ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके इस सवाल का जवाब भी जरूर लेंगे अगले अपने किसी कार्यक्रम में। जी शिव नारायण शर्मा जी, यहाँ पर कानून व्यवस्था जो है वो देखना कहीं ना कहीं सरकार के जिम्मे होता है, क्योंकि यूपी पुलिस जो है वो सरकार के अधीन है। तो क्या यहाँ पर पुलिस जो है सरकार से बिल्कुल अलग जाकर काम कर रही है? सरकार को पता ही नहीं कि पुलिस किस तरीके से लोगों की बात सुनती है, कार्रवाई करती है, या फिर पुलिस जो है वो किसी दबाव में काम कर रही है? मैडम, उत्तर प्रदेश में पुलिस को फ्री हैंड किया गया है। पुलिस पर कोई भी किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, पुनः कह रहा हूं कि पहली बार प्रदेश के टॉप 5, टॉप 10, टॉप माफियाओं के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार ने की है जो पहले कभी किसी सरकार के कार्यकाल में नहीं हुई। क्योंकि पुलिस पर किसी का कोई दबाव नहीं। जो दोषी है माफिया, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद साहब हो, चाहे प्रदेश को लूटकर एक जौहर यूनिवर्सिटी जिन्होंने बनाई मिस्टर आजम खान हो, किसी को भी उत्तर प्रदेश सरकार या उत्तर प्रदेश पुलिस बख्शने के मूड में नहीं। तो फिर यहाँ पर अपराधी बेखौफ क्यों होते जा रहे हैं? गोंडा में जो घटना घटित हुई है उसको क्या कहेंगे आप? प्रदेश भाग रहे हैं। जितने एनकाउंटर उत्तर प्रदेश सरकार में हुए शायद आज से पहले कभी नहीं हुए। तो आप इन एनकाउंटर्स को सही ठहरा रहे हैं कि ये जो एनकाउंटर हुए क्या ये सही तरीका है न्याय दिलाने का? अरे पुलिस पे अगर हमला करेगा बदमाश, पुलिस पे हमला करेगा माफिया, तो क्या पुलिस हाथ जोड़ के खड़ी रहेगी? क्या उनके माला यानी कि इससे पहले बदमाश हमला नहीं करते थे पुलिस पर? जी तो नहीं, पुलिस ने आप हमला किया, पुलिस के खिलाफ उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। पुलिस अपने आत्मरक्षा गोली तो चलाएगी। अगर बदमाश, आपने कहा कि इस सरकार में जितने एनकाउंटर हुए इससे पहले कभी नहीं हुए, तो क्या अपराध सिर्फ इसी सरकार के कार्यकाल में बढ़ गया? क्या इससे पहले यूपी में अपराध नहीं था? जैसे आप कह रहे हैं कि पहले भी बहुत अपराध था, हमने कंट्रोल कर दिया, तो क्या अपराधी पहले पुलिस के सामने हाथ बांधकर खड़े हो जाया करते थे? क्या वो गिरफ्तार कर लो? क्या वो पहले मुठभेड़ नहीं होती थी पहले यूपी में? पहले पुलिस सरकारों के अधीन हुआ करती थी। पहले पुलिस सरकार के एजेंट के रूप में कार्य किया करती थी। क्योंकि अपराध और सरकार की साठगांठ होती थी, इसलिए पुलिस अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाती थी। हर कोई पुलिस हो, प्रशासन हो, वो नियत देखती है सरकार की। पहले इस तरीके से जो महिलाएं हैं, जो महिलाएं हैं, पीड़िताएं हैं, उन्होंने इस तरीके से आत्मदाह के प्रयास भी नहीं किए होंगे। ये भी आप देख लीजिए इतिहास। अब क्यों हो रहा है ऐसा? आप क्यों कहते हैं कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही? इसी वजह से निराश थे, मायूस थे और आत्मदाह कर लिया। कोई सरकार ऐसी नहीं रही जिसमें आत्मदाह नहीं हुए। कोई भी सरकार एक बता दीजिए जिसमें आत्मदाह नहीं हुए हो। इतनी घटनाएं एक के बाद एक इतनी तेजी के साथ, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ होगा। प्रतिनिधि जी जी
कृतिनिधि जी, सवाल एक बार और। शिव नारायण जी लगातार ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था जो है अब जितनी सुधरी है, संभली है, उससे पहले कभी नहीं हुई, और ये घटनाएं जो आत्मदाह की रही हैं वो पूर्ववर्ती सरकारों में भी इस तरीके की आती रही हैं। देखिए, श्री नारायण जी को पूरा आंकड़ा पता नहीं, और बेटी के साथ जिस तरीके से अपराध बढ़े हैं, केवल हाथरस नहीं, प्रयागराज हो, आजमगढ़ हो, अमेठी हो, लखनऊ के अंदर हो, गोंडा की घटना हो, महाराजगंज की घटना, जिस तरीके से अपराध बेटियों पे, महिलाओं पे बढ़े हैं, इस सरकार को चिंतन और मनन करना चाहिए। अभी हाईकोर्ट का एक 11 पेज का फैसला आज आया। माननीय हाईकोर्ट ने कहा है, निलंबित एसपी हाथरस को तलब किया है और एडीजे लॉ एंड ऑर्डर को और बड़े अफसरों को हिदायत दिया है कि महिला सुरक्षा पे कानून बनाएं, और हाथरस के अंदर जो उनकी कार्य प्रणाली थी उस पर सवाल खड़ा किया। और जिस तरीके से शिवनारायण जी कह रहे हैं कि पुलिस स्वतंत्र है, अगर पुलिस स्वतंत्र है तो महोबा के अंदर इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या हो गई, उनसे रंगदारी वहां के एसएसपी पाटीदार साहब वसूल रहे थे, और कुछ पैसा बकाया नहीं दे पाने के बाद जिस तरीके से उनकी हत्या हुई जी, ये किसके साथ हुआ? अपराधियों को लेकर तो खौफ का माहौल है ही, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की निष्क्रियता भी कई सवाल यहाँ पर व्यवस्थाओं को लेकर खड़े करती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो यूपी में अपराध आखिर बेलगाम क्यों होता जा रहा है, खाकी को जो करना चाहिए आखिर वो क्यों नहीं कर पा रही है, ये वो तमाम सवाल हैं जो लगातार हो रही इस तरह की घटनाओं के बाद सामने आ जाते हैं। यहाँ पर योगी सरकार ये दावा तो करती है कि वो राम राज्य लेकर आएगी, लेकिन अगर इसी तरह की घटनाएं चलती रही तो ये दावे साफ तौर पर समझ आ जाता है कि सिर्फ हवा हवाई ही साबित होंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सवाल आपका भी फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार। टिड्डी दल का प्रहार, न ओलों की मार, सुरक्षित रही फसल और होगी इनकम डबल।